हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, और आज के टॉपिक में आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या है डेफिनेशन इसकी, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कुछ रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास अधिक अभिक्रियाशील परमाणु है, यानी कि पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या है? अधिक क्रियाशील पदार्थ है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास है एक सोडियम परमाणु, यानी कि सोडियम की अभिक्रिया हम अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराएं तो सोडियम क्या करेगा? मैग्नीशियम को यहां से विस्थापित कर देगा, क्योंकि सोडियम क्या है? मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। तो जब इसको ये विस्थापित करेगा तो क्या बनाएगा? मान लीजिए यहां से मैग्नीशियम निकल जाए तो क्या रह जाएगा? NaCl प्लस Mg। क्लियर? बैलेंस करने के लिए क्या करें? देखिए इधर Cl का 2 है, इधर Cl का 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? अब यहां देखेंगे कि यहाँ सोडियम का 1 है और यहाँ सोडियम के 2, तो यहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लियर हुआ? यानी कि अधिक क्रियाशील परमाणु क्या करता है? किसी भी यौगिक से कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है पोटेशियम और दूसरा यौगिक है हमारे पास में जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। तो पोटेशियम क्या करेगा? जिंक को यहां से विस्थापित करेगा, क्या बनाएगा? K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, और जिंक यहां बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बैलेंस करने के लिए क्या करें? इधर पोटेशियम का 2 है, इधर कितना है? 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर? आगे और रिएक्शन देखते हैं। तीसरी, मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम परमाणु है हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास यौगिक है, मान लीजिए जिंक कार्बोनेट। क्या है? जिंक कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम परमाणु क्या करेगा? इस जिंक को यहां से विस्थापित कर देगा। ठीक है? तो विस्थापित करके क्या करेगा ये? यानी कि MgCO3 फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा? MgCO3, और जिंक बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कम क्रियाशील और क्रियाशील पदार्थ, कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहां हम एक सीरीज बना देते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस,
लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इनमें जो ऊपर वाले पदार्थ हैं यानी कि पोटेशियम जो है सोडियम से, या फिर नीचे जितने भी पोटेशियम के नीचे वाले परमाणु हैं सबसे क्रियाशील है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद अगर सोडियम की बात करें, सोडियम अपने से नीचे वालों से अधिक क्रियाशील है। यानी कि जो सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। मध्यम क्रियाशील जो होते हैं वो आपके होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और प्लम्बेट। हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी होंगे वो कम क्रियाशील होते हैं, यानी हाइड्रोजन से ऊपर के पदार्थ जो है वो क्या है, क्रियाशील हैं, ठीक है, अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे के कम क्रियाशील हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अधिक क्रियाशील है तो पोटेशियम को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी पोटेशियम को नीचे वाले जो है वो विस्थापित नहीं कर सकते, लेकिन पोटेशियम अपने से नीचे वाले सभी परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि प्रत्येक परमाणु अपने से नीचे वाले परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर सकता है, ना कि नीचे वाला ऊपर वाले परमाणु को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्योंकि ऊपर वाले ये जो हमने क्रियाशीलता श्रेणी बनाई है वो घटते क्रम में है, यानी कि सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील और लास्ट में सबसे कम क्रियाशील। क्लियर है? जैसे कि हमने यहां पर लिया था सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सोडियम कहां है, मैग्नीशियम से ऊपर, सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर है, इसीलिए सोडियम ने क्या किया, मैग्नीशियम को हटा दिया। इसमें देखेंगे पोटेशियम और जिंक है, पोटेशियम कहां है, सबसे ऊपर है, और जिंक कहां है, नीचे है, ठीक है। यानी कि पोटेशियम जो है जिंक से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसने इसको हटा दिया। लेकिन अगर ये यहाँ पर जिंक होता, पोटेशियम यहाँ होता, तब ये अभिक्रिया संभव नहीं थी, क्योंकि जिंक पोटेशियम को नहीं हटा सकता था। इसी प्रकार मैग्नीशियम और जिंक देखेंगे, मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर है, जिंक नीचे, यानी कि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है इस समय से, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नीशियम ने जिंक को यहाँ से हटा दिया। स्पष्ट हो गया? यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, यानी कि जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी अभिक्रिया होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन, और इससे पहले वाली क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यानी कि इसमें दो यौगिक होते हैं, ठीक है। दोनों यौगिकों में जो मूलक और आयन होते हैं, दोनों यौगिकों में क्या होता है, तो मूलक और आयन जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दोनों आपस में प्रतिस्थापित होते हैं, ठीक है। दो यौगिक यानी कि मान लीजिए कोई भी यौगिक ले सकते हैं हम, जैसे कि हमारे पास है मान लीजिए सोडियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट, ठीक। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है पहले इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के मूलक और आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सोडियम जो है इस जिंक का स्थान ले लेगा और जिंक किसका ले लेगा, सोडियम का, यानी कि ये इस प्रकार एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेंगे। यानी कि सोडियम किसके साथ चला गया, कार्बोनेट के साथ, तो बनाएगा क्या, Na2CO3 प्लस
और जिंक के साथ सल्फेट चला जाएगा तो क्या बनेगा ZnSO4। ठीक है। इसी प्रकार हम और अभिक्रियाएं कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं, K2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यानी कि मैग्नीशियम और पोटेशियम एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक, तो यानी पोटेशियम मैग्नीशियम के स्थान पर जाएगा तो क्या बनेगा, यानी कि KOH प्लस मैग्नीशियम अगर इसके स्थान पर जाएगा तो क्या बनाएगा MgSO4। ठीक है। अभिक्रिया बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर OH के कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, OH में यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, तो क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के देखेंगे पोटेशियम के कितने हैं, पोटेशियम के इधर 2 हैं और सल्फेट का 1 है, सल्फेट का 1, मैग्नीशियम का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है। इसका मतलब बैलेंस अभिक्रिया हो गई आपकी। तीसरा मान लीजिए और देख लेते हैं हम, हमारे पास मान लो है NaOH प्लस K2SO4। ठीक, तो सोडियम क्या करेगा, पोटेशियम का स्थान ले लेगा और पोटेशियम सोडियम का स्थान ले लेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए, तो पोटेशियम और OH मिलकर बनाएंगे KOH। ठीक है, और सोडियम और सल्फेट मिलकर बनाएंगे क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो क्या करें, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे, या पोटेशियम का देखेंगे 2 है तो यहाँ क्या करें 2 का मल्टीप्लाई, क्लियर, और OH का यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। Na का देखेंगे 2 है, Na का इधर 2 है, क्लियर हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि आपकी दोनों अभिक्रियाएं हो गई, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो अभिक्रियाएं होती हैं आपकी, यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखते हैं। यानी कि उपचयन, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और उपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहेंगे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। किसकी, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का लॉस होता है, यानी कि उसकी हानि होती है। उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि परिभाषा क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, पहला मान लीजिए कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जब हमने अभिक्रिया कराई तो क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखेंगे या कार्बन में देखो, इधर जब उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। पहले सिर्फ कार्बन था, लेकिन यह कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कॉपर। अगर हम कॉपर की अभिक्रिया
ऑक्सीजन से कराएं, कॉपर की विक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो हमें प्राप्त होगा कॉपर ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि यहां पर देखेंगे कॉपर में क्या हो रहा है, यहां सिर्फ कॉपर था और यहां पर ऑक्सीजन और जुड़ गया इसके साथ में, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन हो गया। इसमें क्या हुआ? उपचयन। क्लियर? अभी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, तो क्या करें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कॉपर के भी 2 हो गए, तो यहाँ कॉपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? और तीसरा देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास यही कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, इसे हाइड्रोजन से, यानी कि इसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं यानी कि दहन करते हैं, तो हमें यहाँ पर जल और कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध कॉपर निकल के आ जाता है यहाँ से और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहां से क्या हुई? तो यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन यहां पर अकेला था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब जल बना तो ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, यानी कि इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? यानी कि उपचयन। स्पष्ट हो गया? उपचयन अभिक्रिया क्या है? यानी कि वे रासायनिक क्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की हानि होती है, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है आपका अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया जो होती है उपचयन अभिक्रियाओं की एकदम विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी, और अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन में कमी होगी। क्या होगा? ऑक्सीजन में कमी। तो अगली अभिक्रिया है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया यानी कि इसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया, यानी कि आप कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभी अभी हमने बताया, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्पष्ट हो गया? क्या है? यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में क्या होगा? इसमें कमी होगी, और हाइड्रोजन में क्या होगा? वृद्धि होगी, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ अभिक्रियाएं की थी, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड वाली की। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराई थी अभी, तो उसी में देखेंगे क्या हुआ था, यानी कि जब हम हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर निकल जाता है और जल बनता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे यहां क्या हुआ? ऑक्सीजन में कमी, कॉपर ऑक्साइड में क्या था? Cu और O था, और यहां जब अभिक्रिया के पश्चात हमें उत्पाद जब मिला तो क्या मिला? कॉपर और जल मिला। तो यहां पर इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन में कमी हो गई, और ऑक्सीजन में कमी हुई तो क्या बोलेंगे इसको? अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल यानी कि मान लीजिए हमारे पास है जिंक का ऑक्साइड है कोई, यानी जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां भी देखेंगे जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराने पर क्या हुआ? जिंक में से, ऑक्साइड में से जिंक निकल गया। ठीक है, तो क्या बचा? सिर्फ जिंक बच गया, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, यानी कि ये क्या हुआ? आपका रिडक्शन हुआ, इसमें से ऑक्सीजन की क्या हुई? कमी हो गई, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अपचयन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन। किसका?
जिंक ऑक्साइड का, ठीक है, किसमें, जिंक में, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकल गया। क्लियर। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट होता है जिसमें ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने केजी रिएक्शंस उन्हीं को हम दोबारा ले सकते हैं इसमें, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराओ तो बनता है आपका कॉपर प्लस जल। ठीक है। तो यहां हमने बताया था क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। क्या हो रहा था, अपचयन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड था, क्या रह गया, सिर्फ कॉपर ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल गया, और यहां क्या हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, देखिए यहां सिर्फ हाइड्रोजन था और उत्पाद में क्या बन गया, जल बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिल गया। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन या उपचयन। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, उपचयन। तो दोनों अभिक्रिया यहाँ पर एक साथ हो रही हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। या फिर दूसरा वाला भी था इसमें, यानी कि जिंक प्लस कार्बन वाला था। इसमें क्या था, सॉरी, जिंक ऑक्साइड। तो यहां बन रहा था आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अपचयित हो गया, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो गई इसमें। ठीक। और कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, इसको बोलेंगे उपचयन। कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद रह गया है आपका लास्ट अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं हम अगले वीडियो में कराएंगे।